Hello students, in our previous lecture we studied about angle of repose and angle of friction. ठीक है, अब हम उनसे रिलेटेड एक एप्लीकेशन पढ़ेंगे, मतलब कि उसका यूज़ कहाँ पे है एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन का। तो वो है सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पे मैंने एक लाइन भी लिखी है आपको जस्टिफाई करने के लिए, मतलब आपके लिए इजी बनाने के लिए। टू ऑब्टेन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए सर्कुलर मोशन सफरिंग फ्रिक्शन। वैसे इस लाइन का कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब भी आप मोशन में होते हो फ्रिक्शन आप सफ़र कर ही रहे होते हो। ठीक है, सर्कुलर मोशन में हो तब भी आप फ्रिक्शन सफ़र कर रहे हो। हमारे पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन में क्या था, एक ऑब्जेक्ट था जो कि सिंपल प्लेन में था। ठीक है, हम यहाँ पे बस वो क्या करेंगे, एक सर्कुलर मोशन कंसीडर करेंगे, मतलब कि एक पूरा सर्कुलर ट्रैक कंसीडर करेंगे। ठीक है, पहले हम क्या कंसीडर करेंगे कि जो कार है वो लीनियरली ही चल रही है, मतलब देयर इज नो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ट्रैक में कोई भी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन नहीं है, वो बस लीनियरली चल रही है इधर से इधर। ठीक है, ट्रैक सीधा ही है, ट्रैक आपका सीधा ही है, ट्रैक इज स्ट्रेट बट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग सर्कुलरली। ठीक है, बट जो इंक्लाइन प्लेन वाला था हमारे पास एंगल ऑफ रिपोज, उसमें क्या आ जाएगा, हमारा ट्रैक ही उठा हुआ है। ठीक है, ट्रैक ही आपका उठा हुआ होगा और जो ऑब्जेक्ट है कुछ इस तरह से घूम रहा होगा। ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा हर जगह के लिए। आप लोग अपने बुक्स में देख लेना एनसीईआरटीज में, उसमें अच्छे से डायग्राम बना हुआ है। तो मैं सिंपल एक वही वाला पार्ट लेके चलूंगी एंगल ऑफ फ्रिक्शन का और एंगल ऑफ रिपोज का, जो मैंने डायग्राम्स ड्रॉ किए थे उसमें। तो आप एंगल ऑफ फ्रिक्शन से कंसिडर कर लेना। फर्स्ट है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक इज गिवन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज एफसी इज गिवन बाय mv स्क्वायर अपॉन r। हमने अभी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकाला था चैप्टर नंबर 4 में सॉरी, लास्ट यही था हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसमें हमने ये वाला पूरा एक्सप्रेशन निकाला था। सेंट्रीपिटल भी मैंने आपको बताया था वहाँ पे क्या होता है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट डेरिवेशन लिख रही हूँ, मतलब डायरेक्ट नोटेशंस लिख रही हूँ, आपको प्रॉपर डेरिवेशन विद प्रॉपर स्ट्रक्चर मिल जाएगी, प्रोवाइड हो जाएगी। सो फर्स्ट हम लेंगे मोशन ऑफ अ कार, मोशन ऑफ अ कार या ऑब्जेक्ट ले लीजिए, ऑब्जेक्ट ऑन अ लेवल रोड। लेवल रोड सिंपल मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 0। हम कंडीशन क्या कंसिडर कर रहे हैं कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सरफेस पे बिल्कुल सीधा है। ठीक है, लेवल रोड का ये मतलब है यहाँ पे। तो 3 फोर्सेस जो एक्ट करती थी वो कौन सी होती थी? फर्स्ट वन इज मास एंड ग्रेविटी, सेकेंड वन वॉज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड थर्ड वन वॉज नॉर्मल फोर्स, जिसे कि हम आर से रिप्रेजेंट करते थे, पर मैं यहाँ पे एन से रिप्रेजेंट करूंगी क्योंकि आर हमारे पास यहाँ पे रेडियस है, सो दैट आप नोटेशंस में कंफ्यूज ना हो। इसीलिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम एफ से कंसिडर करते थे, तो मैंने यहाँ पे एफ से ही लिख दिया। ठीक है, एज देयर इज नो एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन मतलब ऊपर से नीचे कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, लीनियरली में सिर्फ आपका आगे से पीछे एक्सेलरेशन है, मतलब दैट इज अलोंग हॉरिजॉन्टल प्लेन अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो हम वर्टिकल कंपोनेंट को क्या ले सकते हैं यहाँ पे? 0। तो एज देयर इज नो एक्सेलरेशन अलोंग वर्टिकल प्लेन। ठीक है, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है हम उसको क्या लेंगे? एन माइनस एम जी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये कहाँ से है? हमारे पास इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन से जो नेट फोर्सेस है हमारे पास कितनी होनी चाहिए? 0। तो नेट फोर्स हमारे पास क्या है यहाँ पे? नॉर्मल फोर्स माइनस मास इनटू ग्रेविटी। नॉर्मल फोर्स जो परपेंडिकुलर ऊपर लग रही है
और जो मास इंटू ग्रेविटी है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए हमने उसे क्या लिया है, माइनस में। ठीक है, नेट फोर्सेस हम वैसे क्या लेते थे, F1 प्लस F2 प्लस F3। ये हमारे पास क्या होती हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन। द नेट फोर्सेस अकरिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी ऑलवेज इक्वल टू 0। ठीक है, कंडीशन कहाँ से है देख लिया। तो n इक्वल्स टू mg, इसीलिए बोला था प्रीवियस लेक्चर, ध्यान से सुन लेना। n इज इक्वल टू mg हो गया यहाँ से हमारे पास। अब हमारे पास जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, एज वी नो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है हमारे पास, एंगल ऑफ फ्रिक्शन में हमने ये कंसीडर करी थी ना कंडीशन कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो टेबल पे सिंपल प्लेन पड़ा हुआ है और उस पर हम उसमें फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो वो क्या आया था हमारे पास, F फोर्स है जो वहाँ पे फ्रिक्शन की, दैट इज Fs स्टैटिक फ्रिक्शन की फोर्स थी, इज लेस देन और इक्वल टू म्यू एस और नॉर्मल फोर्स n। ठीक है, यही था ना हमारे पास। तो हमारे पास जो यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स है। जो फोर्स है फ्रिक्शन की वही हमारा मोशन कॉज करेगी, वही हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। तो दैट इज, यहाँ पे आप लिख भी सकते हो ताकि आपको बाद में रिवीजन करते हैं प्रॉब्लम ना हो, Fs इज इक्वल टू Fc, देयरफॉर mv स्क्वायर अपॉन r इज लेस देन और इक्वल टू म्यू एस n। ठीक है, ऐसा करने से आपका यहाँ वेलोसिटी कंपोनेंट हम अलग कर लेते हैं। वेलोसिटी कंपोनेंट इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस n, r दूसरी तरफ चला जाएगा ऊपर और m नीचे आ जाएगा। नाउ हियर वी हैव n इज इक्वल टू mg, v स्क्वायर यहाँ से ले रही हूँ n इज इक्वल टू mg, म्यू एस mg r अपॉन m। यहाँ पे mg नहीं आएगा डिनोमिनेटर में, यहाँ पे डिनोमिनेटर में सिर्फ m आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ क्या है, m। तो ये m से m कैंसिल हो गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एस r g। ठीक है, ये हमारे पास कंपोनेंट्स बचे। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू एस दैट इज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू r दैट इज रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक इनटू g दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट एक लीनियर प्लेन पे चल रहा हो इन अ सर्कुलर ट्रैक, ठीक है, जिसकी सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो, mv स्क्वायर r, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर ट्रैक में चल रहा हो और उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 0 हो। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल है जो एथलीट्स एक सर्कुलर ट्रैक में दौड़ रहे होते हैं। ठीक है, वो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है। उसमें जो प्लेन है वो इंक्लाइंड नहीं है, जो एथलीट है वो बिल्कुल सरफेस के साथ इंटैक्ट है। तो उसकी वेलोसिटी आप कैसे निकाल सकते हो, इस वाले फॉर्मूले से। उसके लिए आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन पता होना चाहिए। एंगल ऑफ फ्रिक्शन कैसे निकालना है वो आपको इससे पहले वाले में करवा दिया था। ठीक है, अगर आपको अपनी डेरिवेशन लंबी करनी हो तो आप यहाँ पे जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है यहाँ से आप एंगल ऑफ फ्रिक्शन वाला डेरिवेशन भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये था आपके पास व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ लेवल रोड। सिंपल से डेरिवेशन थी ये। तो अब है आपके पास टिपिकल वन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन एन इंक्लाइंड रोड। इंक्लाइंड रोड या फिर बैंक्ड रोड। इंक्लाइंड रोड और बैंक्ड रोड का क्या मतलब है, यहाँ पे जो हमने एंगल ऑफ रिपोज निकाला था वो किस में निकाला था हमने, इंक्लाइंड प्लेन में। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट को आप हल्का सा सरफेस से थोड़ा इंक्लाइंड एंगल पे प्लेस करोगे, जैसे कि हमने ऑब्जेक्ट को वहां पे प्लेस किया था, और ट्रैक सर्कुलर ही है यहाँ पे भी। फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन, नॉर्मल कंपोनेंट, फोर्स ड्यू टू वेट एंड ग्रेविटी। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो 3 फोर्सेस हैं सिमिलर हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज mg, सेकेंड वन इज F साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे मैंने F साइन थीटा क्यों ले लिया डायरेक्ट, मैंने क्या बोला था, ये हमारे यहाँ पे हम क्या लेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्योंकि हम वेक्टर रेजोल्यूशन यूज कर रहे थे यहाँ पे। ठीक है,
ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था, तो ये क्या हुआ हमारे पास परपेंडिकुलर वर्टिकल कंपोनेंट, इसीलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट एफ साइन थीटा ले रही हूँ, दैट इज फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन वाली फोर्स है ये यहाँ पे, इसको हम क्या लेते हैं एफ साइन थीटा। अब जो हमारे पास नॉर्मल फोर्स है उसे क्या लूंगी मैं एन कॉस थीटा, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, दैट इज नॉर्मल फोर्स। ठीक है, ये डेरिवेशन थोड़ी ध्यान से देखना, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। और जो नेट फोर्स है इसमें, द नेट फोर्स अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन मस्ट बी जीरो, नेट फोर्स है जो अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन इसमें भी जीरो होनी चाहिए, क्योंकि जो फ्रिक्शन है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही है यहाँ पे भी, दैट इज दिस ओनली। ठीक है, नेट फोर्स अलोंग वर्टिकल कंपोनेंट सॉरी मस्ट बी जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे वहाँ पे हमने क्या लिया था, सिर्फ नॉर्मल फोर्स ली थी और एम जी फोर्स ली थी, यहाँ पे हम सारी फोर्सेस लेंगे। अब देखो वो लेंगे कैसे, एन कॉस थीटा, जो नॉर्मल फोर्स है आपकी एन कॉस थीटा, ठीक है, माइनस एम जी, वही जो हमने पहले लिया था, मस्ट बी इक्वल टू, हमने यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट भी लेना है, ये हमने कौन सा लिया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट भी लेना है एफ साइन थीटा। ठीक है, तो हेयर एन कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। हम यहाँ पे जो ये वाला कंपोनेंट है वो इसलिए ले रहे हैं लास्ट में हमने इसलिए लिया था क्योंकि वो सिर्फ एक लेवल रोड था, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन थी वो जो हम फोर्स लगा रहे थे उसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल अमाउंट में आ रही थी, तो उसे क्या कर रही थी कैंसल आउट। पर यहाँ पे जो फोर्स है वो हम लगा नहीं रहे हैं, और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है खुद ही अकर हो रही है। ठीक है, तो इसे कैंसल आउट करने वाली कोई फोर्स नहीं है, तो इसलिए हमारे को यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। ये मैं कहीं एम स्मॉल लिख रही हूँ, कहीं कैपिटल लिख रही हूँ। ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होना, गलती हो रही है बार बार। इसको आप या तो कैपिटल लिख लेना या फिर स्मॉल, पर जो भी हो डायग्राम में और आपका डेरिवेशन में ऊपर से नीचे तक सारा एक होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कहीं आपको कैपिटल चला है मेरे जैसे और कहीं स्मॉल चला है, ये गलत भी हो सकता है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड एफ। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से प्रोवाइड की जा सकती है, जो कि आपके पास है एन। ठीक है, और वर्टिकल कंपोनेंट भी इसमें इंक्लूडेड होगा। एम कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। दोनों कंपोनेंट्स लिए मैंने इसमें, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी, क्योंकि जो इसमें सेंटीमीटर फोर्स है उसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का भी रोल है। ठीक है, और जो नॉर्मल फोर्स है उसका भी रोल है इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, पर जो हमारे पास एफ एस है, बट एफ एस इज लेस देन इक्वल टू वही स्टैटिक फ्रिक्शन वाला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जैसे कि हमारे पास ये वाली इक्वेशन आई थी नेट फोर्सेस से, और ये वाली आई थी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से और वर्टिकल कंपोनेंट, सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड एफ। ठीक है, एज जो हमारे पास फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है दैट इज इक्वल टू स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल फोर्स। ये हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है, हमने पहले भी देखा है। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, यहाँ से हम जो f की वैल्यू है वो म्यू एस एन पुट करेंगे दोनों इक्वेशंस में, तो हमारे पास इक्वेशंस क्या आ जाएगी, एन कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी प्लस म्यू एस एन साइन
थीटा, मार्क इट इक्वेशन 3। और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, n साइन थीटा प्लस f कॉस थीटा, f क्या पुट करना है हमने, म्यू एस n कॉस थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर आर। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन 4। ठीक है, सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3, अब हम यहाँ पे इक्वेशन 3 से क्या कर लेंगे, n की वैल्यू सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, कैसे, देखो, n कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी प्लस म्यू एस n साइन थीटा है हमारे पास। n और n के फैक्टर्स एक तरफ लिख लेंगे, n कॉस थीटा माइनस म्यू एस n साइन थीटा इक्वल्स टू एम जी। ठीक है, n बाहर ले लेंगे, कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। सो हियर वी हैव n इज इक्वल टू एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। ठीक है, अब हम जो हमारे पास n की वैल्यू आई, इसको किस में करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 4, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 4। सब्स्टिट्यूटिंग का मतलब है जहां पे n है वहां पे उसकी कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली। तो इक्वेशन 4 में हमें ये वैल्यू पुट करनी है, जरा ध्यान से पुट करेंगे। n है तो क्या आ जाएगा, एम जी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा म्यू एस। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, सॉरी इक्वेशन 4 हमारे पास क्या है, ये है ना, साइन थीटा प्लस म्यू एस मल्टीप्लाई बाय एम जी कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर। इस वाले इक्वेशन में हमने इसलिए पुट किया फोर्थ में, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी कंपोनेंट। ठीक है, वेलोसिटी कंपोनेंट फाइंड आउट करना है, इसीलिए हमने जो n की वैल्यू है वो किस में करी है, सेंट्रीपिटल फोर्स वाली इक्वेशन में। सेंट्रीपिटल फोर्स वाली इक्वेशन में पुट करने के बाद देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। हमें यहाँ से वेलोसिटी कंपोनेंट अलग करना है, तो हियर वी हैव एम जी, सेपरेट लिख लेंगे, एम जी यहाँ पे भी है और एम जी यहाँ पे भी है, तो हम इसे सेपरेट भी लिख सकते हैं। तो इन ब्रैकेट हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे ये शायद मैंने म्यू एस एम जी इनकम्प्लीट लिखा है, इसके साथ एक और आएगा कॉस थीटा। ठीक है, एम जी बाहर लिखने के बाद क्या बच जाएगा हमारे पास, साइन थीटा। हम इन दोनों का एडअप कर लेंगे, जो डिनोमिनेटर है वह कॉमन है तो हम इसे कॉमन लिख सकते हैं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा म्यू एस। ठीक है, इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर आर, हम वैसे ही लिख देंगे एम वी स्क्वायर आर। यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट के अंदर क्या बचाएगा, बच जाएगा साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां से अगर हम वेलोसिटी कंपोनेंट अलग करें, वी स्क्वायर इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा म्यू एस, ये वही वाला कंपोनेंट है, पूरा मैंने उतारा है। ठीक है, बी स्क्वायर लिख देते हैं, सिर्फ ये जो आर वाला कंपोनेंट है इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, और एम नीचे डिवीजन में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास वी स्क्वायर इक्वल्स टू आर जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। अब इसमें से क्या करेंगे हम, कॉस थीटा वाला कंपोनेंट अलग कर लेंगे, कॉस थीटा बाहर लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा।
अब देखो मैंने ऐसे कैसे लिख दिया अंदर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर हम कॉस थीटा ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये क्या आएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या, यही। तो इसीलिए हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, म्यू एस। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास वी स्क्वायर इक्वल्स टू आर जी। अब देखो कॉस थीटा के कंपोनेंट को मैं ऊपर लिखूंगी, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, नीचे मैं सिंपल कंपोनेंट लिखूंगी, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा म्यू एस। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू आर जी टेन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस टेन थीटा म्यू एस। ठीक है, यह आ जाएगा हमारे पास v इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस टेन थीटा म्यू एस। तो यह आ गई हमारे पास वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक अलोंग अ बैंक्ड रोड या फिर इंक्लाइंड प्लेन। यह आ गई हमारे पास वेलोसिटी। अब अगर हम इंक्लाइंड प्लेन और बैंक्ड प्लेन की वेलोसिटी कंपेयर करें तो हमारे पास क्या आएगा, जो वेलोसिटी ऑफ इंक्लाइंड प्लेन है इज मोर देन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन velocity of an object in a flat road is more than the velocity of an object along inclined plane। ठीक है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, मैं लिख ही देती हूँ, velocity of an object on a banked road is more। मतलब कि आपके पास जो इंक्लाइंड प्लेन है ना, अगर आप किसी इंक्लाइंड प्लेन के सर्कुलर ट्रैक में चलाओ या फिर थोड़ा सा एंगल दे दो, एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर ट्रैक में इंक्लिनेशन एंगल जिसका 0 है, मतलब कि बिल्कुल फ्लैट रोड पे चल रहा है, वो कम तेज चलेगा किससे, इंक्लाइंड प्लेन वाले ऑब्जेक्ट से। मतलब कि अगर किसी एंगल पे ऑब्जेक्ट चल रहा है वो ज्यादा तेज चलेगा। ठीक है, सो दिस वॉज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट in an inclined plane and on a level road under a circular motion। ये था आपका आज का टॉपिक। सो थैंक यू, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। ये सारे टॉपिक्स और भी इंटरेस्टिंग हो सकते थे अगर आप लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करने में इंटरेस्टेड होते, बट एज आई थिंक यू आर नॉट। सो थैंक यू, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।